नमस्कार, मैं दिनेश कपूर। गांधी गोडसे के ऊपर जो मैं ये सीरीज़ कर रहा हूँ उसका ये तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड्स में मैं आपको गांधी और गोडसे से सरसरी तौर पे एक बड़ी पेंटिंग के हिसाब से इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। आप पिछले दोनों एपिसोड्स को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप पहले के 2 एपिसोड देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी था कि मैं गांधी जी और नाथूराम गोडसे इन दोनों की एक जनरल पिक्चर आपके सामने पेश करूं। जैसे हम एक पेंटिंग को दूर से देखते हैं और फिर उसके पास जाकर उन महीन रेखाओं को नोट करते हैं जो दूर से शायद दिखाई ना देती हों। आइडिया ये है कि जो कुछ अभी तक लिखा गया है गोडसे गांधी के लिए, उसी को बेस मान के वो पेंटिंग की बड़ी रेखाएं हैं। हमें रहना उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में पेंटिंग है, लेकिन जो उसकी सूक्ष्म रेखाएं हैं छोटी, उनमें हम नया मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर हम एक नई नज़र से रोशनी डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हमें एक समग्रता में पता चल सके कि विभाजन क्यों हुआ और गांधी जी की हत्या क्यों हुई। ये 2 मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी हत्या की पृष्ठभूमि में भारत का विभाजन भी एक मुख्य कारण है। इतिहास साक्षी है कि गांधी जी के पास देश की गरीब अनपढ़ जनता के रूप में एक बड़ा स्वावलंब था, जिसके कारण वो अपनी सारी ज़िदें और सभी सही गलत फैसले मनवा लेते थे। जब ऐसा था तो उन्होंने विभाजन क्यों होने दिया? विभाजन न होने देने के लिए आमरण अनशन क्यों नहीं किया? विभाजन गांधी जी की मर्ज़ी के बिना हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सारा देश उनके पीछे खड़ा था। अगर वो विभाजन न होने देने के कारण अपना आमरण अनशन करते तो उनका स्तर, उनका रुतबा शायद विश्व में सबसे ऊंचा हो जाता, वो ईश्वर के समान स्तर पर पहुंच जाता। तो फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, विभाजन की प्रक्रिया के दौरान वो कहाँ थे? ये सब बातें मैं आपको क्रमानुसार बताऊंगा, एक एक दिन का हिसाब पेश करूंगा। विभाजन की मांग तो जिन्ना की मुस्लिम लीग द्वारा कई सालों से की जा रही थी, पर उसने तूल अब पकड़ा था 1947 में। पाकिस्तान की परिकल्पना पहली बार 3 हम्बरस्टोन रोड कैम्ब्रिज में रह रहे 40 साल के भारतीय मुस्लिम स्नातक रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को 4.5 टंकित पृष्ठों में, टाइपरिटन पृष्ठों में की थी और पहली बार उसे पाकिस्तान नाम दिया था। उसके इस विचार को बाद में हवा मिली कांग्रेस के उन अहंकारी नेताओं से जो जिन्ना के साथ कोई रियायत नहीं बरतना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद स्वयं जिन्ना ने स्वीकार किया था कि उसको भी ये विश्वास नहीं था कि उसके जीवन काल में पाकिस्तान बन पाएगा। विभाजन की प्रक्रिया गंभीर रूप से आरंभ हुई मार्च 1947 में माउंटबेटन के इंडिया आने के बाद। गांधी जी विभाजन के कठोर रूप से विरुद्ध थे। उनका कहना था कि विभाजन एक बहुत बड़ी गलती होगी और मैं इसे नहीं होने दूंगा। ये केवल मेरी मृत देह पर ही हो पाएगा, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ मैं विभाजन नहीं होने दूंगा। गांधी जी विभाजन के लिए क्यों राज़ी हुए और पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ देने के लिए मान ही नहीं गए, बल्कि ज़िद पर अड़ गए कि देना ही होगा? क्यों? इन बातों के लिए आपको इतिहास की लिखी पंक्तियों के बीच क्या लिखा था वो पढ़ना होगा, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा। हो सकता है मेरा कथन पहले शुरू में आपके गले न उतरे, क्योंकि ये अभी तक की सारी प्रतिष्ठापित विवेचनाओं से अलग है। इसमें अलग दृष्टि से मैंने देखने की कोशिश की है जो आज तक शायद देखी नहीं गई हो। जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी किताब से या वामपंथियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में भरी हुई बातें नहीं हैं। मैं गांधी जी की और नेहरू की सोच पर उनके और गोरे लोगों के संबंधों के संदर्भ में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बातें कृपया ध्यान से सुने और गुने। तथ्यों पर आधारित मेरे ये विचार किसी भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं हैं। साउथ अफ्रीका तक गांधी जी का जीवन एकदम विफल था। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी भी उनके साउथ अफ्रीका के रेल के सफ़र से शुरू होती है, क्योंकि तब तक उनका जीवन असफलता का एक हास्यास्पद उदाहरण था।
अगर वो गांधी न होते तो उन्हें पढ़ा लिखा नकारा कहा जाता। वो अंग्रेज़ बनना चाहते थे और नहीं बन सके। उस प्रक्रिया की कहानी मैं अपने पिछले एपिसोड में कह चुका हूँ विस्तार से। फिर एक दुर्घटना घटी और उनका जीवन बदल गया। 7 जून 1893 में ट्रेन से प्रिटोरिया जाते हुए जाति के आधार पर अंकित किए हुए केवल सफ़ेद लोगों के लिए सुरक्षित फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद गांधी जी को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। उस स्टेशन पर फेंके जाने से पहले की कथा यूँ है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो दीवान बन सके, इसलिए 19 साल की आयु में 4 सितंबर 1888 को उन्हें इंग्लैंड कानून की पढ़ाई पढ़ने भेजा गया। उन्होंने 7 समंदर पार किए थे, इसलिए उन्हें उनकी वैश्य जाति से बाहर कर दिया गया था। संपन्न परिवार से होने के बावजूद अपनी रियासत काठियावाड़ से लेकर लंदन की इंस ऑफ कोर्ट और फिर साउथ अफ्रीका के अंग्रेज़, किसी ने उन्हें नहीं पूछा, कोई भाव नहीं दिया। गांधी जी को अंग्रेज़ी स्टाइल में रहने का जुनून था। वो अंग्रेज़ों जैसा जीवन चाहते थे जैसे सारी आयु जिन्ना रहा। लेकिन लंदन की इंस ऑफ कोर्ट में उनके साथ जो व्यवहार अंग्रेज़ लड़कों ने किया, उसने और उनकी अपनी मनस्थिति ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि वे अंग्रेज़ी लाइफस्टाइल के काबिल नहीं। लंदन में गांधी जी जितना दुखी कोई न था। अंग्रेज़ी सोशल सर्कल में वो अनुपयुक्त थे। उनसे एक शब्द भी उन अंग्रेज़ लड़कों से बोला नहीं जाता था। वो हीन भावना से ग्रसित थे। वहाँ लंदन की इंस ऑफ कोर्ट में 19 साल के गांधी दयनीय से दिखते थे। उनके बम्बई में सिले सस्ते कपड़े उनकी छोटी सी देह पर बिल्कुल नहीं फपते थे। अधिकतर लड़के उन्हें कई बार चपरासी समझ लेते थे, इसलिए अंग्रेज़ी 3 पीस सूट बूट को त्यागना उनकी मजबूरी थी। उस पहनावे को बेमन से उतारा उन्होंने और उन पर धोती ऐसे लाद दी गई जैसे असफल व्यक्ति पर महानता। नेहरू अलग थे। लंदन जैसे ब्रॉड माइंडेड देश में उन्हें अंग्रेज़ों ने खुले मन से स्वीकार किया था। वो बकिंगम पैलेस में सोने की तश्तरियों में खाना खा चुके थे। उनकी बातचीत कैम्ब्रिज की प्रमुख हस्तियों, प्रधानमंत्रियों, वाइस रॉयज़ और ब्रिटेन के सम्राट से होती रहती थी। इंग्लैंड के सबसे अमीर और भव्य कंट्री हाउसेस में उनका एक सिर चढ़े अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता था। वो एक अति संपन्न परिवार से थे और 16 वर्ष की आयु में शिक्षा पूरी करने उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। वहाँ उन्होंने हैरो में क्रिकेट खेलते, कैम्ब्रिज में विज्ञान, नीत्शे और चौसर पढ़ते और इंस ऑफ कोर्ट में ब्लैकस्टोन के तर्क सुनते 7 मस्ती भरे वर्ष गुजारे। वहाँ के वातावरण में वो इतना रंग गए थे कि जब पढ़ाई समाप्त कर वो वापस भारत लौटे तो पूरी तरह अंग्रेजियत से लबरेज हो चुके थे। लेकिन भारत में जल्दी ही यहाँ के अंग्रेज़ों ने उन्हें उनकी औकात समझा दी। उन्होंने एक स्थानीय क्लब में मेंबरशिप के लिए, वाइट्स ओनली क्लब था, उसमें मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो उनको सिरे से ही खारिज कर दिया गया। होंगे वो हैरो और कैम्ब्रिज के स्कूलों में पढ़े हुए, लेकिन यहाँ पर वो केवल एक काले हिंदुस्तानी थे। इस बदमजगी और कड़वाहट का एहसास उन्हें कई वर्षों तक कचोटता रहा। वैसे नेहरू और माउंटबेटन एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों में वो अंग्रेजियत वाला संबंध था जो बराबरी के लिए माउंटबेटन के मूड का मोहताज था। 17 नवंबर 1921 को माउंटबेटन पहली बार इंडिया आया था। एडविना एशले के साथ उसकी शादी हुई थी 1922 में। तब इन लोगों की आपस में मुलाकात हुई थी। जहाँ तक गांधी जी का सवाल था, वो साउथ अफ्रीका में ही समझ गए थे कि उनकी जगह यहाँ पर अंग्रेज़ों के बीच में नहीं थी तो गरीब लोगों के बीच में थी, अनपढ़ लोगों के बीच में थी, जिनके लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं थे। एक तरीके से उनके बीच में उनके उद्धारक बनकर अवतार लिया था उन्होंने। जॉन मिल्टन के लिखे काव्य पैराडाइज लॉस्ट के सैटन की तरह उन्हें नरक का राजा बनना मंजूर था, स्वर्ग का चपरासी नहीं। वो नरक जिसमें देश के 90% से अधिक लोग भूखमरी और बीमारी से भरा जीवन बिताते थे, उस परिवेश में गांधी जी खप गए। फूल नहीं मिले तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसको एक आम तरीके से अगर समझा जाए तो आप याद कीजिए वो फिल्में राम और श्याम, सीता और गीता। इन फिल्मों में राम और श्याम और सीता और गीता अपने अपने परिवेश में बड़े अनकंफर्टेबल थे जब तक कि वो अपने सही परिवेश में नहीं पहुंच गए। जो राम था वो
मॉडर्न सोसाइटी में पहुंच के महसूस किया उसने कंफर्टेबल, और श्याम ने ग्रामीण सोसाइटी में। तो जब वो अपनी अपनी जगह पहुंच गए तो वो बहुत खुश थे। और जब गांधी जी अपने परिवेश में पहुंच गए तो उनका अंग्रेज़ों के प्रति व्यवहार उस गरीब जनता के सहारे वैसा ही हो गया था जैसा उन दिनों यूनियन के लीडर्स का हुआ करता था, जो कर्मचारियों के सहयोग से मालिकों से बड़ी उद्दंडता से पेश आते थे। वो अंग्रेज़ों को एक परवर्टेड विकृत रूप से चिढ़ाने वाले नेता बन गए। उनके द्वारा की गई अपनी उपेक्षा का उन्होंने भरपूर बदला लिया, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा थी जिसे उन्होंने नकार दिया। और इस बात का लाभ माउंटबेटन ने गुपचुप नेहरू और पटेल के साथ साँठ गांठ करके कैसे उठाया, उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। ये सब इतने विस्तार से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसे गांधी जी माउंटबेटन के हाथों में कठपुतली बनकर रह गए, क्यों वो मूर्ख बनाता गया और गांधी जी बनते गए। और इस विचारधारा और सोच का सीधा असर पड़ा उनके मस्तिष्क पर, जिसमें माउंटबेटन ने वो सब भर दिया था जिससे उसका मकसद हल होता था, जिससे विभाजन और 55 करोड़ का वितरण आसान हो गया। उसका जिक्र मैं अगले एपिसोड में करूँगा। मेरी समस्या ये है कि लंबे लंबे एपिसोड सुने नहीं जाते दर्शकों द्वारा, तो मुझे हमेशा ये कहा गया कि आप छोटे बनाइए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट तक मैं ख़त्म कर दूँ उसको। फिलहाल ये बताना ज़रूरी था कि उनकी ज़िद और इनके जीवन के अंतिम आमरण अनशन को प्रेरित करने में माउंटबेटन के अंग्रेज़ी व्यक्तित्व का हाथ था, जिसने उन्हें प्रभावित किया था। अगर आपको मेरा ये एपिसोड, ये रेवलेशन से भरा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।